जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी प्रोसेसर के साथ मैच होना चाहिए टू यूज द प्रोसेसर टू इट्स फुलेस्ट, ताकि वो प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है उसको फुल यूज कर पाए। Hello guys, hope you're all good. This is the second video in your basic series and जो पहले वीडियो में मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो होगा CPU के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CPU और RAM, मैं दोनों ही पहले वीडियो में थोड़ा बहुत कवर कर चुका कि व्हाट इज CPU एंड RAM। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर हाँ इतना ज़रूर बताएंगे जो कि हेल्पफुल रहेगा। जो आगे प्रोग्रामिंग सीखेंगे इट विल हेल्प अस। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट CPU, राइट? ओके, सो विल बी डूइंग CPU। तो पहले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि CPU क्या है। CPU बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स विच वी जनरली कॉल्ड एन IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड मैं आपको अगर याद आपको होगा कि मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि अलग अलग कंपनी CPU बनाती है, जैसे कि इंटेल, AMD, स्नैपड्रैगन, मतलब मीडियाटेक। एक्चुअली अलग अलग CPU का प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेस करने का तरीका, ये सब अलग अलग होता है बेस्ड ऑन CPU का आर्किटेक्चर। अलग अलग कंपनी अलग अलग आर्किटेक्चर फॉलो करती है CPU बनाने के लिए, पर ओवरऑल जो फंडामेंटल्स रहती है CPU डिजाइन करने का वो सेम ही रहती है। मतलब इन द सेंस के अगर मैं एक इंटेल का CPU देखूं या एक AMD का CPU देखूं तो उसका जो इंटरनल शायद सर्किटरी डिज़ाइन कुछ अलग है, मतलब रेडिकली अलग होता है, पर उसका ओवरऑल जो प्रोसेस होता है या जो क्या बोले उसको, मतलब जो एक इंटरफेस, मतलब किस तरीके से CPU काम करेगा, इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम थ्रू आउट द CPU में हम लोग जो चीज आगे देखेंगे वो है कि हमारे क्लियर दिस आउट, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट। अच्छा, एक एक करके मैं बताता हूं, इजी रहेगा। अच्छा, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन सेट? नाउ इंस्ट्रक्शन सेट इज, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स 1 and 0। यही कंप्यूटर जो भी प्रोसेसर के अंदर होता है सभी इन फॉर्मेट ऑफ 1 and 0। तो इंस्ट्रक्शन सेट होता है कि CPU के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस रहती है कि जैसे 2 नंबर को अगर ऐड करना होगा, 2 नंबर को अगर सब्सट्रैक्ट करना होगा, मेमोरी से कुछ रीड करना होगा, मेमोरी में कुछ राइट करना होगा, कहीं एक वैल्यू कहीं एक मेमोरी के जगह से दूसरे जगह पे मूव करना होगा। दीज आर ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हम लोग इसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। CPU को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। ये जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है दैट्स नॉट विल नॉट बी कवरिंग इन आवर टॉपिक। अगर ये पढ़ने का या जानने का इच्छा है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, आप विकिपीडिया में देख सकते थे व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन सेट्स अवेलेबल, पर एक लंबी लिस्ट है। और एक्चुअली प्रोग्रामिंग करने में, लाइक शुरू से मैं बता रहा हूं कि आवर टारगेट इज टू लर्न एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग भी बनाना वो हमारा टारगेट नहीं है, वो प्रोग्राम करना हमारा टारगेट नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए CPU को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन भेजना ये जरूरत नहीं होता है, जैसे पहले वीडियो में बताया था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करते हैं। तो हम लोग उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर थोड़ा बेसिक मेरे ख्याल से जान के रखना हेल्पफुल रहेगा फॉर द फ्यूचर, फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स एंड एटसेट्रा। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है?
तो अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट, जैसे जब से ये कंप्यूटर की चालू हुआ या सीपीयू जब बना, जब साइंटिस्ट सीपीयू बनाया था एकदम इनिशियली, तो दे हैड ए मिनिमल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स इनसाइड ए सीपीयू। जैसे मैंने अभी बताया था कि एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और भी सारे फंक्शंस हैं जो सीपीयूज करती है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मैथमेटिकल फंक्शंस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में कुछ राइट करना, कुछ रीड करना, यही सब। फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गया, वी केम अप विथ मोर एडवांस्ड सीपीयूज। आपको जैसे पता है कि जैसे इंटेल i5, i7 एटसेट्रा। फिर इसकी हमारे एप्पल की अलग सी इनकी प्रोसेसर है। जितने डेज बाय डेज वी kept introducing advanced CPUs और इंस्ट्रक्शन सेट भी हमारा उतना मतलब और भी इंस्ट्रक्शंस उस पे ऐड होते गया ताकि CPUs कैन परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। इंस्ट्रक्शन सेट क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप पढ़ेंगे विकिपीडिया में देखेंगे तो वी हैव ए इंस्ट्रक्शन सेट फ्रॉम 8051। तो 8051 क्या है? ये एक CPU की सीरीज है, ये आर्किटेक्चर है बेसिकली। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट्स थे, जैसे कुछ नंबर को ऐड करना होगा, कुछ नंबर को डिवीजन करना होगा, नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर को एडिशन करना होगा, डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना होगा। ये सब हमारे काफी सारे, ये तो मैं जस्ट आपको मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें था। उसके बाद हमारे पास आया x86। ये x86 थोड़ा और मतलब उसके बाद में नहीं है, बीच में भी बहुत सारा है, पर मैं कॉमन इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको अगर जानने का इच्छा है कि व्हाट आर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स दैट आर अवेलेबल, तो आप विकिपीडिया में जाके देख सकते हैं अगर किसी को जानने का इच्छा इन डेप्थ। तो इसमें क्या हुआ, ये सब इंस्ट्रक्शन सेट तो था ही था, वो सब इंस्ट्रक्शन था, प्लस इसमें कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस इसमें ऐड हुआ। फिर हमारे पास जैसे आर्म माइक्रो प्रोसेसर है, आप अगर शायद सुने होंगे। फिर हमारे पास एवीआर सीरीज की माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये एवीआर, आर्म, ये जनरली मतलब कंप्यूटर पे तो नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, दोज आर ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर्स। तो उस टाइप का जो कंप्यूटर्स है, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर्स, उसमें ये एवीआर और ये आर्म सीरीज की प्रोसेसर यूज होता है, जिसका फिर अलग से इंस्ट्रक्शन सेट रहती है। नाउ टू इंस्ट्रक्ट सीपीयू के करना क्या है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हमको देना पड़ता है सीपीयू के। कैसे देना पड़ता है सीपीयू को? इट्स ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, दैट इज 0 1 1 0 एंड ऑल दैट। जैसे हम लोग जब नॉर्मली आप इंस्ट्रक्शन सेट्स आप लोग देखेंगे, जैसे ऐड, डिवीजन, मल्टीप्लाई, फिर मूव, फिर ये जितनी सारी इंस्ट्रक्शंस है, इसको हम लोग एक निमोनिक बोलते हैं। मतलब अगर हम लोग बाइनरी में बोलेंगे कि ऐड का जो कोड है वो अगर आपको बोलेंगे 1001 ऐसा कुछ अगर बोलेंगे, दिस इज नॉट ए कोड फॉर ऐड, पर जस्ट आपको समझने के लिए समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, तो आपको याद नहीं रहेगा। बट इफ आई से ऐड, आपको याद रहेगा। ऐड इज ए काइंड ऑफ निमोनिक फॉर ये कोड, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप कोड, ओपी कोड। वो क्या करता है बेसिकली, सीपीयू को बोलते हैं कि करना क्या रहता है। तो हर एक इंस्ट्रक्शंस का ऐसे कोड रहते हैं बाइनरी नंबर में। दैट इज अगेन वी डोंट नीड टू रिमेंबर कि कौन सी कोड क्या है, वी डोंट नीड टू रिमेंबर। और ये जो कोड की लेंथ है, कि जैसे यहाँ पे आपको अगर पहले वीडियो आपने अगर देखा होगा कि इसको हम लोग एक एक बीट बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये वैरी भी करती है। मतलब जो जितनी हाई मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेसर है, उसका ऑपकोड की लेंथ अलग होती है, साइज ज़्यादा होता है, उसमें और भी इंस्ट्रक्शंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी एडवांसमेंट होते गया उतना इंस्ट्रक्शंस इसमें ऐड होते गया। दीज आर द इंस्ट्रक्शन कोड्स जो सीपीयू को बताना पड़ता है। और इंस्ट्रक्शन कोड के साथ हम लोग को क्या बताना पड़ता है, एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन भी देना पड़ता है, जैसे ऑपरेंड्स। मतलब अगर मैं उसको बताऊं कि ऐड करो, तो ऐड क्या करना है, कोई एक नंबर के साथ कोई एक नंबर को ऐड करना है, तो उसमें मुझे 2 एडिशनल मतलब उसको इनपुट भी देना पड़ेगा, तो दोज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। और भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो दैट्स आल्सो पार्ट। एंड हर एक इंस्ट्रक्शन में
नंबर ऑफ ऑपरेंड सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देना पड़ता है अलग अलग होता है। अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स की जो लेंथ है वो अलग अलग होती है, मतलब जितनी ज़्यादा उसमें मुझे आर्गुमेंट्स या ऑप्शंस देना पड़ेगा उसका लेंथ उतना ज़्यादा होगा। पर हम लोग कौन सी प्रोसेसर के ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी के ऊपर उसका लेंथ फिक्स रहती है कि भाई उतनी लेंथ का इंस्ट्रक्शन सेट हो सकती है, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि उसका प्रोसेसर का कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं है। दीज आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सभी जितनी सारी इंस्ट्रक्शंस है उसको मिला के हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। तो अलग अलग प्रोसेसर में हम लोग जाएंगे, x86 हुआ या ARM हुआ या AVR हुआ या x86 64, मतलब आपने अभी सुना होगा कि अभी 64 बिट की कंप्यूटर है तो उसमें भी कुछ एडेड इंस्ट्रक्शंस जोड़ा गया, दैट्स आल्सो एन इंस्ट्रक्शन सेट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ x86 बेसिकली। तो उसके अंदर प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शंस रहती है। और इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज कर रहे हैं, दैट नीड्स टू बी एबल टू इंस्ट्रक्ट द प्रोसेसर। मतलब अगर हमारे पास एक कोई जैसे ये वाला एक हमारे पास एक प्रोसेसर है, यहाँ पे हम लोग वो वाला कंप्यूटर पे हम लोग ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को x86 64 में जो एडवांस्ड जितनी सारी इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में पता नहीं, उसको शायद खाली x86 तक जो इंस्ट्रक्शंस है वही पता है। तो क्या होगा, चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन जो प्रोसेसर की एडवांस्ड जो फीचर है वो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी प्रोसेसर के साथ मैच होना चाहिए टू यूज द प्रोसेसर टू इट्स फुलेस्ट, ताकि वो प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है उसको फुल यूज कर पाए। दिस वाज आवर इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सीपीयू आर्किटेक्चर। नाउ सीपीयू काफी सारे आर्किटेक्चर में आते हैं, पर मोस्ट कॉमन टू आर्किटेक्चर सीपीयू आर्किटेक्चर है ना। तो बहुत सारे आर्किटेक्चर मतलब पहले से एकदम जब से चालू हुआ तब से है, पर देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर जो हम लोग अभी यूज करते हैं या देखते हैं, वो है कि x86 जिसको हम लोग 32 बिट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, और एक है x86 64 अंडरस्कोर जिसको हम लोग 64 बिट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये क्या है, जैसे इसमें ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन सेट्स तो अलग होता ही है, ऊपर से आप ये दोनों ध्यान रखिए, एक 64 बिट एक 32 बिट। जो नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा उससे पता चल जाएगा कि इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अलग अलग हमको यही याद रखना है कि अलग अलग सीपीयू आर्किटेक्चर होते हैं, पर दीज आर द टू कॉमन आर्किटेक्चर्स वी यूज दिस डेज। वन इज a 32 बिट आर्किटेक्चर, वन इज 64 बिट आर्किटेक्चर। नाउ लेट अस सी कि सीपीयू के अंदर क्या होती है। सीपीयू के अंदर जो होती है वो तो ऐसे है तो बहुत सारी चीज, बट आवर इंटरेस्ट इज इन जो द थिंग्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इज रजिस्टर्स। नाउ ये रजिस्टर्स क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं बकेट मतलब हमारा जो बाल्टी होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि ये काइंड ऑफ बकेट, जैसे कोई बकेट है तो इसके अंदर कुछ स्टोर हो सकती है ना, कुछ जगह है, कुछ स्टोर हो सकती है। तो जैसे आपको मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि क्या है कि कंप्यूटर में स्टोरेज यूनिट है हमारा, एकदम सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है बीट एंड देन बाइट। तो ये भी उसी तरीके से हम लोग गिनते हैं इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है बीट एंड बाइट में। तो ये हर एक रजिस्टर का एक साइज होता है। अभी मैंने जो बताया 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर, जो 32 बिट वाला आर्किटेक्चर वाला सीपीयू होता है उसका एक एक ये रजिस्टर या एक एक बकेट की साइज होता है 32 बिट, है ना। और 64 बिट वाला आर्किटेक्चर में होता है 64 बिट। मतलब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बीट से क्या होता है,
इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कोई नंबर को हम लोग बाइनरी में उसको लिखते हैं, डेसिमल नंबर को बाइनरी में, तो इट कम्स एज एन बीट्स। तो 32 बीट्स मतलब 32 डिजिट्स इन 1 and 0। और अगर 64 बीट है तो 64 डिजिट्स होगा वहां पे 1 and 0 का। 64 बीट और भी लंबा नंबर है, वहां पे और भी ज्यादा नंबर स्टोर हो सकती है, मतलब उस पर और भी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस स्टोर हो सकती है या डेटा स्टोर हो सकती है। तो नेचुरली 64 बीट की जो इंस्ट्रक्शंस लेंथ होता है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन, एक एक जो रजिस्टर्स हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ ए प्रोसेसर। रजिस्टर्स के अलावा भी बहुत कुछ उसमें होता है, पर अगेन एकदम शुरू में जैसे बताया था, हम लोग एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे। वी आर नॉट लर्निंग कंप्यूटर साइंस, बट हम लोग वही सीख रहे हैं जो जरूरत है प्रोग्रामिंग करने के लिए, हमको जो काम में आएगा या जितना जानना हमारे लिए यूजफुल होगा हम उतना ही सीखेंगे। तो रजिस्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। नाउ ये रजिस्टर्स की टाइप होती है, मतलब टाइप मतलब क्या, कैपेसिटी तो सेम है पर अलग अलग रजिस्टर का अलग अलग फंक्शंस होती है। हमारे पास कितनी तरह का रजिस्टर्स होता है, एक होता है MAR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फिर हमारे पास क्या होता है IR, इसको हम लोग कभी कभी CIR भी बोलते हैं। C स्टैंड्स फॉर करंट। फिर IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। है ना। उसके बाद हमारे पास होता है PC, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। अच्छा, ये सारे नाम जो है ये याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझिए कि अलग अलग तरह का रजिस्टर होता है। तो मैं आपको नाम क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट में जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसके साथ ये नाम्स, ये जो नेम्स है वो आएगा, तो समझने में आपको इजी होगा, पर याद रखने का उतना जरूरत नहीं है। हाँ, याद रख पाएंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा ही होगा इन फ्यूचर, लेकिन जरूरत नहीं है याद रखने का। तो अगर आपको याद नहीं रखना है तो बस जस्ट ऐसे ही, मतलब मैं जो दिखाते जा रहा हूं इसको दिमाग में उतर लीजिए, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास क्या रहती है, GPR। ये GPR हो गया हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर। और हमारे पास क्या है, एक रहता है ACC, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। अच्छा, एक चीज मैं पहले वीडियो में, मतलब एक्यूमुलेटर मैं बताना भूल गया था, जो भी ये इंग्लिश टर्म है ना, ट्राई कीजिए, मतलब इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होती है उसको पता करने का। अगर पता नहीं है तो डिक्शनरी में देख लीजिए, क्योंकि एक ये काफी जरूरी है। सिर्फ यहां से नहीं, कहीं भी जब हम प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे, इतनी सारी टर्म्स हमारे सामने आएंगे, एंड दोस ऑल द टर्म्स आर इन इंग्लिश। तो आप अगर उसको हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, तो समझने में और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो टर्म दिया गया है, कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है या उसका जो भी डेवलपमेंट हुआ है, वो सब बाहर की कंट्री में हुई है। मतलब जहां पे लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, और इंग्लिश काइंड ऑफ एन ग्लोबल लैंग्वेज, सभी लगभग सभी देश में लोग मतलब इसको जानते हैं, इसको बोल पाते हैं, तो इसीलिए सारी चीज इंग्लिश में बनी गई है। हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को कोई एक नाम दिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका मतलब है। तो आप अगर वो मतलब को समझ लो ना, तो आपको ये चीज समझने में और भी इजी होगा। तो ये एक एक चीज हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम ऐसा, इसका नाम MAR, इसका नाम IR, इसका नाम PC क्यों दिया गया, यू विल अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर के टाइप्स, जो अभी मैंने आपको बकेट्स बताया था रजिस्टर। तो हर एक रजिस्टर में कितना डेटा स्टोर हो सकता है, वही
32 बिट का आर्किटेक्चर होगा तो इसमें 32 बिट डेटा स्टोर हो सकती है, मतलब 32 1010 डिजिट स्टोर हो सकते हैं। अगर 64 बिट का आर्किटेक्चर होगा तो 64 बिट्स उसमें स्टोर हो सकती है ना। ओके, अगेन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि जो वो रजिस्टर्स या बकेट है, जो स्टोरेज कंटेनर है, वो अलग अलग तरह का होता है। अलग अलग तरह का क्यों होता है ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप में तो क्लियर कर देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि एक प्रोग्राम, जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम जब चलते हैं वो चलते कैसे है, मतलब अल्टीमेटली तो हम लोग प्रोसेसर को कुछ कमांड भेज रहे हैं। जैसे अगेन शुरू में मैंने बताया था, तो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है तो प्रोसेसर को कुछ कमांड भेजना होगा, तो दैट हैज टू बी द इंस्ट्रक्शंस। अभी जो मैंने बताया कि भाई दोनों नंबर को जोड़ो, क्योंकि सभी यहाँ पे मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दिखाना होगा, जैसे कोई टेक्स्ट मुझे अगर कहीं पे स्टोर करना होगा, प्रिंट करना होगा, मेरा नाम अगर प्रिंट करना होगा, जैसे मैं इसको बोलूं कि ये नाम को प्रिंट करके बताओ, तो कंप्यूटर में पहले ट्यूटोरियल में बताया था, ये तो इंग्लिश कैरेक्टर समझता नहीं है, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई आर का डेसिमल वैल्यू, पहले लेक्चर में बताया, आपको याद होगा तो कि सॉरी, ये मैं पहले लेक्चर में शायद कवर नहीं किया था, मैं थोड़ा सा बता लो। कंप्यूटर तो नंबर स्टोर करती है, तो जैसे कोई कैरेक्टर स्टोर करना रहेगा, ABCD या ये कैरेक्टर ह्यूमन रीडेबल है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग, चाइनीज, जापानीज, हिंदी, बंगाली, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कैरेक्टर होती है। तो जो कैरेक्टर की एक एक अल्फाबेट होती है, उसके एक कोड होती है। मतलब जैसे मैं इंग्लिश का बताऊं, मुझे तो हर एक लैंग्वेज का याद नहीं है। कैपिटल A का डेसिमल कोड है 65, वैसे कैपिटल B का डेसिमल कोड है 66, स्मॉल a का कोड है 97। एक स्पेस जो है, ये जैसे ये दोनों के बीच में जैसे स्पेस है, ये स्पेस की कोड है हमारा 32। ये भी बाय हार्ट अभी याद करने का, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। आप जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे, ये जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये दिमाग में आपका ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। अभी इतना याद रखने का जरूरत है कि एवरी कैरेक्टर हैज ए कोड, और उस कोड को हम लोग बोलते हैं ASCII कोड। इतना याद रखिए, है ना। ओके, ये अगर ये नाम को डिस्प्ले करना होगा कंप्यूटर में, तो रजिस्टर में जो स्टोरेज वाला जो रजिस्टर है, मुझे क्या करना होगा, ये 65 का जो डेसिमल वैल्यू है, कुछ भी होगा, मुझे पता नहीं क्या है, मैं लिख रहा हूं, ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं, आई डोंट नो, मुझे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा मैं, तो ये स्टोर करना पड़ेगा। अगर ये A का स्टोर करना पड़ेगा तो R का स्टोर करना पड़ेगा, K का स्टोर करना पड़ेगा, मतलब जिसका भी जो डेसिमल कोड है उसका बाइनरी नंबर मुझे स्टोर करना पड़ेगा, है ना, बिट्स में, एक एक रजिस्टर में। फिर उसको बोलना पड़ेगा कि भाई ये रजिस्टर में जो स्टोर है तुम उसको वो स्क्रीन पे दिखाओ, या जो करना है उसका भी इंस्ट्रक्शन है कि स्क्रीन में कैसे डेटा भेजते हैं, क्या है इनिशियल जो स्टेप है, इसको स्टोर करना पड़ेगा रजिस्टर में। ऐसे बाइनरी नंबर पे वो रजिस्टर में स्टोर हो। तो एक प्रोग्राम जो चलती है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तो कंप्यूटर को कमांड देनी पड़ती है। कमांड्स आर अगेन इंस्ट्रक्शन सेट्स। हम लोग जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग हम लोग सीखेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे आपने सुना होगा C, C++, PHP, C#, VB, पाइथन, रूबी, जावा, इतनी सारी लैंग्वेजेस है ना। ये लैंग्वेजेस क्या है, एक्चुअली ह्यूमन रीडेबल है, हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ के याद रख सकते हैं, पर कंप्यूटर तो वो समझते नहीं है। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर को क्या, वो उसकी जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है, उसी तरीका से उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेगा। ये कैसे होता है, मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हम लोग जब उसको एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में उसको प्रोग्राम कर रहा है, कहीं ना कहीं जाके वो जो कंप्यूटर जो भाषा समझती है, मतलब बाइनरी वो जो चीज है, कन्वर्ट होती है एकदम, तो वो कन्वर्ट होती है। तो कैसे कन्वर्ट होती है, ये हम लोग नेक्स्ट जब प्रोग्रामिंग वाला सीरीज का वीडियो देखेंगे तब देखेंगे, है ना। तो अभी हम लोग इतना समझ लेते हैं कि हम लोगों ने कोई एक प्रोग्राम लिखा, चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, C में हो, C++ हो,
जावा हो, कोई भी लैंग्वेज पे हम लोग लिखे, उस लैंग्वेज का जो ग्रामर है या जिस तरीके से लिखा जाता है लिखे, तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, एक मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ मशीन कोड मतलब वही चीज जो कंप्यूटर समझ सकती है ना। कंप्यूटर तो नॉर्मल इंग्लिश समझ नहीं सकती। और ये क्या होता है, ये जब इसको चलाना रहता है तो इसको पूरा जो प्रोग्राम है, जो मशीन कोड्स है, उस मशीन कोड्स मतलब क्या है, दीज आर इंस्ट्रक्शन, एक लाइन उसमें इंस्ट्रक्शंस है ना। अगर मैं देखूं कि मेरे पास ऐसा एक तो प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो मेरा प्रोसेसर वैसे वैसे काम करते जाता है। तो ये मेरा प्रोग्राम क्या होता है, मेरा मेमोरी पे लोड हो जाता है। ये जैसे मेरा समझ लीजिए बहुत बड़ा सा मेरा एक मेमोरी है, ये मेरा रैम है। मेमोरी मतलब रैम, हार्ड डिस्क पे ये स्टोर रहती है। कब तक स्टोर रहती है, ये हार्ड डिस्क में ये स्टोर रहती है परमानेंटली। लेकिन इसको जब कंप्यूटर को चलाना होगा, कंप्यूटर लोड्स इट ऑन रैम, क्योंकि हार्ड डिस्क से उसको एक्सेस करना बहुत स्लो हो जाता है, जैसे मैंने पहले आपको उसमें बताया। तो समझ लीजिए रैम की बहुत मतलब कैपेसिटी बहुत है, इतने जगह में मेरा मेमोरी में, इतने जगह पे, या समझ लीजिए यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टोर हो गया, है ना। क्या होता है कि रैम या कोई भी जो मेमोरी होता है, उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे आप लोगों ने इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे सोच सकते हैं कि प्लेट या एक कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ऐसा छोटा इसको हम अगर डिवाइड कर लेते इस तरीका से, तो ये मेमोरी हमारा जो है इस तरीका से होता है। आप कैसे भी विजुअलाइज कर सकते हो इसको, अब ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो आप, ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, कैसे भी विजुअलाइज करो वो एक ही है सब। ऐसे भी आप मेमोरी को विजुअलाइज कर सकते हो। मतलब विजुअलाइज करने का मतलब बोलने का यही है कि आप समझ लो कि ऐसे मेमोरी के अंदर हमारा छोटा घर है, यहाँ पे एक, 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 और यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि एक एक बीट या बाइट, चलिए बाइट पे हम लोग बोलते हैं, एक एक बाइट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हमारा स्टोर हो सकती है। ये अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये एक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये जितनी सारे घर है, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी किसी भी तरीके से विजुअलाइज कीजिए, इसका एक एड्रेस होती है। नाउ द एड्रेस स्टार्ट्स विथ 0, है ना। हम लोग अगर गिनते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहता है। तो बढ़ते जाएगा। ये भी ऐसा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, यहाँ पे जो भी होगा 15 16 चलता रहेगा, है ना नंबर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि मेमोरी का साइज मतलब अलग अलग साइज पे मेमोरी आती है। जैसे आपको पता होगा कि रैम 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB ऐसे सब आती है। तो वो क्या है कि उसकी साइज, अभी बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इसमें तो आपको पता है, मैं पहले वीडियो में आपको बताया था, पहले वीडियो एक बार देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट जो है बेसिक सीरीज का, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको कि जितना बड़ा जीबी का रैम है हमारा मेमोरी है, उसमें ये घर जो है उतना ज्यादा है, मतलब उसमें उतना मेमोरी स्टोर हो सकता है। और हर एक जो घर है वो घर का एक एक एड्रेस होता है ना। वो एड्रेस क्यों होता है, क्योंकि अगर एड्रेस नहीं होगा तो हम कोई चीज को कहीं मेमोरी पे कहां पे लिखना है, या मेमोरी का एग्जैक्टली इतना बड़ा मेमोरी का पूरा इतना बड़ा मेमोरी है, कहां से रीड करने तो कैसे पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव द एड्रेसेस। हमारे रैम पे अभी ये प्रोग्राम हमारे रैम पे समझ लीजिए एक जगह पे हमारा लोड हो गया, इतने जगह पे समझ लीजिए हमारा प्रोग्राम जो है वो लोड हो गया, और कहीं पे भी लोड हो सकता है। और रैम में मेमोरी पे कहां पे लोड होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा हमारा, कि मेमोरी में मेरा कहां पे जगह खाली है वो वहां पे लोड करेगा, क्योंकि एक प्रोग्राम एट ए टाइम नहीं चलते। हम लोग जब विंडोज में काम कर रहे हैं, गाना सुन रहे, ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ चलाते हैं, तो हर एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम मेमोरी में एक एक जगह पे लोड होता है। तो आपका प्रोग्राम कहीं पे कोई एक प्रोग्राम
जो हम चलाने जा रहे हैं कहीं एक जगह पे लोड होगा, और दैट विल बी मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमारा जो है वो लोड तो हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि प्रोसेसर इसको कैसे एग्जीक्यूट करते। सबसे पहले प्रोसेसर के अंदर जो हमारा प्रोग्राम काउंटर रहता है, जो रजिस्टर पीसी रजिस्टर जो अभी मैंने बताया, वो पीसी रजिस्टर में क्या रहेगा, एकदम प्रोग्राम हमारा जहां पे शुरू हो रहा है, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस वहां पे स्टोर रहेगा, है ना। इसका एड्रेस मेरा यहां पे स्टोर रहेगा। अभी यहां पे एक चीज हमको समझना है, अगर ये जो एड्रेस है ये तो बढ़ते जाएगा। जैसे अगर 4 GB का रैम है तो 4 GB को पहले GB से MB में आइए, 1024 से मल्टीप्लाई करके फिर KB में आइए, फिर बाइट में आइए, तो उसका एक साइज बनेगा कुछ लंबा चौड़ा, बीट्स में आएगा, है ना, बाइट्स में आएगा, बीट्स में आएगा, बाइट्स उसके बाद बाइट्स को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बीट्स में आएगा। तो मेमोरी अगर इसके अंदर अगर मैं 32 बिट अगर प्रोसेसर की मैं बात कर रहा हूं, तो एक एक रजिस्टर का साइज मैंने आपको क्या बताया, 32 बिट, है ना। तो 32 बिट उसके अंदर स्टोर हो सकता है, मतलब 32 बिट मतलब मैक्सिमम मेरा क्या हो सकता है, ऐसे 32 वंस बेसिकली। तो इसको मैं एक विंडोज कैलकुलेटर एक बार ओपन कर लेता हूं। विंडोज कैलकुलेटर से आप ऐसे बाइनरी टू डेसिमल ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए विंडोज कंप्यूटर, इस पे जाके मुझे इस पे साइंटिफिक प्रोग्रामर मोड पे जाना है। तो ये जो नंबर सिस्टम है देखिए, यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे हमारा बाइनरी है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, 32 बिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, है ना, 32 बिट्स है। अभी देखिए 4 करके ग्रुप हो गया बेसिकली, ये 1 बाइट हो गया, ये 2 बाइट हो गया, ये 3 बाइट हो गया, ये 4 बाइट हो गया। तो इसका मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू क्या है, ये हमारा डेसिमल वैल्यू है ना, इतना, मतलब इतना बीट्स, मतलब डेसिमल में बोले तो इतना बीट्स हमारा स्टोर हो सकता है। तो इसको हम अगर 8 से डिवाइड करें तो इतना बाइट, इसको हम अगर 1024 से डिवाइड करें इतना किलोबाइट, इसको हम लोग 1024 से डिवाइड करें तो इतना मेगाबाइट। मैं शायद कहीं पे कुछ गलती किया, इसे और भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इतना कम तो नहीं, कुछ मैंने गलती किया, जो भी है। तो इसका एक लिमिट आप देख रहे हैं, एक लिमिट है। तो मेरा मेमोरी अगर उससे बड़ा होगा, मतलब उसके और भी ज्यादा घर होगा, उसका एड्रेस और भी 8 10 1 9 10 करके 8 9 10 11 12 बढ़ते जा रहा, तो जो हमारा एक रजिस्टर 32 बिट वाला जो हमारा रजिस्टर है उसके अंदर वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसका यहां से एक चीज आपको पता चल जा रहा है कि 32 बिट वाला हमारा अगर प्रोसेसर है उसमें जो मेमोरी यूज हो, मतलब हम लोग कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेशन होगा, उससे ज्यादा रैम हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि उससे ज्यादा एड्रेस, मतलब 32 बिट से ज्यादा कोई नंबर हम लोग एड्रेस एक रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा, सीधी सी चीज है, मतलब अगर आप इसको समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। क्या बता रहा था मैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, तो प्रोग्राम का पहला जो इंस्ट्रक्शन, पहला जो एड्रेस है जहां पे प्रोग्राम, वो मेरा प्रोग्राम काउंटर पे चला जाता। अभी क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को, जो सीपीयू का हम लोग देते हैं कि काम करो, तुम्हारा जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है वो जो हमारा MAR वाला जो हमारा रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, आप मेमोरी वाले रजिस्टर में डाल दो। तो क्या आता है हमारा MAR, इसमें जो भी लिखा हुआ होगा ये यहाँ पे आ जाएगी, ये वाले रजिस्टर में। कैसे आएगा वो मैंने बताया था ना कि सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट्स मूव, ये बेसिकली मूव करने का कमांड है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा उसके अंदर इसको मूव कर दो। अभी हम प्रोसेसर को बोलेंगे तुम मेमोरी रीड करो, तो उसको जब बोलेंगे मेमोरी रीड करो तो वो क्या करेगा, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो भी मेमोरी का एड्रेस है, वो उस मेमोरी पे जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या करेगा, रीड करके मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR, अच्छा MDR मैंने बताया था पहले स्टेप में, हाँ शायद बताया था, तो वो MDR में लाएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा
वो रीड करके वो MDR में लाएगा, MDR में लाएगा। अच्छा, ये जो नंबर है ये तो मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे बाइट करके लिखा, पर ये जब ऐसे लाएगा तो वो हमारा जो अच्छा छोड़ दीजिए, इतना डेप्थ में जाएंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है, जो एड्रेस जहां पे MAR पे जो भी एड्रेस स्टोर था, कुछ भी एड्रेस स्टोर था, जैसे 9 स्टोर था समझ लीजिए, तो 9 पे कुछ भी इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ रह सकता है, जैसे लिखा हुआ रह सकता है कि 5 के साथ 6 को ऐड करो, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ सकता है ना। तो वो इंस्ट्रक्शन एक बाइट पे तो आएगा नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे इसीलिए मैं बोल रहा था कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर समझ लीजिए फिलहाल जस्ट विजुअलाइज करने के लिए कि वहां पे ये लिखा हुआ है। तो ये जो मेरा जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरा आ जाएगा यहाँ पे कि ये दोनों नंबर को जोड़ो, है ना। ये एक इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर जो है वो मेरा प्लस हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो मेरा जो प्रोग्राम काउंटर है वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली वैसे नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शंस जहां पे है वहां पे चला जाए। तो ये एक एक बाइट करके है ना, एक एक यहाँ पे जो 0 1 2 3 करके एक एक बाइट है, तो कितना बाइट वो नीचे जाएगा ये डिपेंड करेगा कौन से सीपीयू में हम लोग काम कर रहे हैं, उसका इंस्ट्रक्शन सेट्स की मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो उतना वो स्किप करते रहेगा। जैसे अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर 32 बीट की जो प्रोसेसर है तो उसको 8 से डिवाइड कर तो 4 बाइट, प्रोबेबली 32 बीट में जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है उसकी लेंथ है 15 बाइट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो वो क्या करेगा, वो 15 बाइट्स स्किप कर जाएगा। तो अगर 9 पे था तो 9 से 15 वो सीधा 24 यहाँ पे जहां पे है वहां पे आ जाएगा, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन सेट का लेंथ 15 बाइट होगा। अभी वहां पे जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है शायद 15 बाइट का ना भी हो सके, उतना नहीं है, पर उसको तो एक फॉर्मेट देना होगा, तो 15 बाइट करके ही वो स्किप करते जाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शन उसके अंदर स्टोर होगा यहां पे आ जाएगा। हमारा 32 बिट का रजिस्टर है, उसको भी वो अलग अलग, उसको वो एक बार में प्रोसेस नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 बाइट का है और 15 बाइट का मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है, उसको मल्टीपल टाइप, मतलब उसको मल्टीपल स्टेप में प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अभी अगेन विजुअलाइजेशन की मतलब सुविधा उसके लिए समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो मेरा इंस्ट्रक्शन है, मेरा वही 32 बिट्स मतलब 4 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेरा आ गया। कहां पे आ गया, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस स्टोर था उसमें से वो एड्रेस पे जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था उसको लेके मेमोरी डेटा रजिस्टर में आ गया। उसके बाद बोलेंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी तुम्हारे पास मेमोरी डेटा रजिस्टर में जो भी है उसको तुम काम करो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लेके जाओ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो भी बोलेंगे आप उस पे लेके जाओ। वो भी अगेन वो मूव वाला जो वो इंस्ट्रक्शन है वही यूज होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड, अच्छा इंस्ट्रक्शन ऐसे वैसे दिखता नहीं है, मैं ऐड 5 + 6 लिख रहा हूं, इट डज नॉट लुक लाइक दैट, अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में आपको, लेकिन अभी समझने की सुविधा लेके वही मतलब समझ लीजिए कि ऐसे होता है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा। अभी उसको बोलेंगे सीपीयू के कि अभी तुम इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया, अभी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करके इसका जो भी वैल्यू होता है वो मुझे जो एक्यूमुलेटेड जो रजिस्टर है उसमें तुम रखो। ये हो गया एक साइकिल। और मैंने क्या बताया था आपको, अभी मैंने बताया था कि जनरल पर्पस रजिस्टर होता है जीपीआर, इसको इरेज कर देते हैं। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि जीपीआर होती है ना, जनरल पर्पस रजिस्टर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हमारा जो इंफॉर्मेशन है इस पे स्टोर हो सकती है। तो ये जो मैंने बताया था ना आपको कि 5 + 6 इसको जोड़ना है, तो मेरे पास समझ लीजिए एक नंबर वाला जीपीआर है, एक 2 नंबर, तो जितनी हाई एंड सीपीयू है उसकी जीपीआर उतनी ज्यादा रहती है, तो उसकी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। तो वो क्या करेगा, ये 1 वाले रजिस्टर के अंदर 5 स्टोर करेगा, 6 वाले रजिस्टर के अंदर 6 स्टोर, 2 वाले रजिस्टर के अंदर 6 स्टोर करेगा। फिर बोलेगा वो क्या कि अभी मैं अगर इस रजिस्टर के नाम अगर ए ले लेता हूं, इस रजिस्टर के नाम बी ले लेता हूं, वैसे नाम है, वैसे ए बी तो होता नहीं है, दूसरा कुछ होता है, पर अभी के लिए उसको बोलेंगे ए और बी, उसको ऐसे बोल देंगे। मतलब ए रजिस्टर के अंदर जो है और बी रजिस्टर के अंदर जितनी वैल्यू है उसको जोड़ो, जोड़ के तुम उसको जो
रिजल्ट होगा एक्यूमुलेटर का डाल दो। सो दिस इज वन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन ऐसी पूरी हुई। वैसे इंस्ट्रक्शंस के बाद इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते जाते हैं और हमारा जो सीपीयू है वैसे काम करते जाते। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सीपीयू बाकी सारा हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे हमारा डिस्प्ले, हमारा साउंड डिवाइस, हमारा प्रिंटर, हमारा ये, हमारा वो, सारे चीज के साथ सीपीयू, मतलब सारे चीज को जो कंप्यूटर में मेन बोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड या मदर बोर्ड होती है वो सीपीयू कंट्रोल करती रहती है। तो सीपीयू में हम लोग अगर प्रिंटर से कुछ प्रिंट करना होता है तो सीपीयू से कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजना पड़ेगा, तो सीपीयू वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस देते रहेगा और फिर वो डेटा ट्रांसफर होगा और उधर जाके मेरा प्रिंटर से वो प्रिंट आउट होगा या साउंड पोर्ट से साउंड निकलेगा या डिस्प्ले में डिस्प्ले होगा, जो भी है। सो दिस इज द वे आवर सीपीयू वर्क एंड दिस वाज आवर मेमोरी रैम। समझ में आ गया होगा। मैं पहले वीडियो में बताया था कि दो कंपोनेंट्स तो होना ही चाहिए कंप्यूटर बनाने के लिए, एक सीपीयू और मैं क्या बताया था, एक मेमोरी, मैं बताया था पहले वाला वीडियो में। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों हमको क्यों चाहिए। अगर दोनों रहेगा तो हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकती है। अभी प्रोग्रामिंग का आउटपुट क्या रहेगा, मुझे डिस्प्ले में डिस्प्ले करना है या क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन दैट हमको एडिशनल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगाना पड़ेगा। होपफुली आपको अभी समझ में आ गया होगा कि एक बेसिक आइडिया तो आपको मिला ही होगा कि सीपीयू किस तरीके से काम करता है इन अकॉर्डेंस विथ मेमोरी या रैम। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि 32 बिट और 64 बिट जो सीपीयू है ये क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। 32 बिट का अगर सीपीयू होगा तो उसमें जो हम लोग मेमोरी इंस्टॉल करेंगे उसका साइज ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि 64 बिट का जो रजिस्टर है उसमें हम लोग ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं। नेचुरली उसको जो मेमोरी में पॉइंट करना रहेगा उसमें मतलब ज़्यादा बड़ा मेमोरी, मतलब उसके हम उसमें पॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पे 32 बिट होगा तो उतना बड़ा मेमोरी को हम एड्रेस नहीं कर पाए। तो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट अभी हमको दिमाग में रखना है। अगेन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं करेंगे। मेरा मोटो तो ये है नहीं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग सिखाऊं, शायद मुझे भी उतना पता नहीं है, पर इतनी बेसिक्स की जरूरत है। अब आगे जाके मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि बेसिक्स जानना बहुत जरूरी हो। भला हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाए पर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स कुछ बनाना होगा, देन बहुत कुछ, जैसे मेरा प्रोग्राम कंप्यूटर पे कितना लोड बनाएगा, कितना मेमोरी हमको चाहिए होगा, मेमोरी किस तरीके से मैनेज करेंगे, अगर ये बेसिक्स पता रहेगा हमको तो कहीं ना कहीं जाकर हम लोग जो प्रोग्रामिंग बनाएंगे इसके साथ रिलेट कर पाएंगे तो हमारा प्रोग्राम भी उतना अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा मतलब प्रोग्राम लिखने का भी, मतलब कोई एक बंदा, दो बंदा को एक ही प्रोग्राम मतलब दिया गया कि लिखो तो दो बंदा अलग अलग तरीके से लिखेगा ऑब्वियसली। जैसे दो मैथ अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकते हैं एक ही मैथ, वैसे एक प्रोग्राम भी दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो एक बंदा आप लोग देखोगे तो वो जो लिखा वो ये सारी चीज दिमाग में ध्यान में रखते हुए लिखा कि भाई कितना मेरा प्रोसेसर यूज होगा, कितना मेमोरी यूज होगा, इसको मैं ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखूं। और एक बंदा देखा कि उतना वो सब सोचा ही नहीं, बस लिखना है लिख दिया। दोनों ही प्रोग्राम चलेगा पर एक का रिसोर्स ज्यादा यूज होगा, एक का रिसोर्स कम यूज होगा। तो हम किसको अच्छा प्रोग्राम बोलेंगे? जिसका रिसोर्स कम यूज हो रहा होगा उसको हम लोग अच्छा प्रोग्राम बोलेंगे, है ना, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम। और उसी तरीके से हमको प्रोग्राम लिखना है। तो एनीवेज दिस वाज द टॉपिक। आज के टॉपिक यही था, सीपीयू एंड रैम। अगेन इसको एक बार में समझ में नहीं आया होगा। ये भी वीडियो करीबन 45 मिनट्स की हो गई, तो आई वाज ट्राइंग टू कीप इट विद इन 30 मिनट्स, तो हुआ नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके बार बार देखिए, और कोई क्वेश्चन है तो पुट इट इन कमेंट, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफाई करने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो को देखिए, बार बार समझिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। एंड अगेन सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।